नमस्कार दोस्तों, देखिए एक बहुत अच्छा मुद्दा जो हाल ही में चर्चा में रहा और ये एक बेसिक सी जानकारी है। अगर आप अपनी प्रॉपर्टीज के बारे में समझना चाहते हैं, अपनी लैंड को बचाना चाहते हैं या कुछ और जानकारी चाहते हैं तो ये मुद्दा थोड़ा समझिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। हाल ही में क्या हुआ है कि पार्लियामेंट में एक बिल लाया गया है एंड वो बिल है वक्फ एक्ट से जुड़ा हुआ, वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ। क्या है उस बिल के मुख्य प्रावधान और क्यों पूरे देश में खलबली मच गई है इसके रिलेटेड, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए समझिए पहले मेरी बात को कि 1995 में 1995 में एक वक्फ एक्ट आया था जिसके तहत उसमें एक सेक्शन था 40। सेक्शन 40 देश में वक्फ बोर्ड होता है, वक्फ बोर्ड को परमिशन देता है, एक तरह का देखा जाए एक अंधा अधिकार देता है, अंधा राइट देता है कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन के ऊपर अपना क्लेम कर सकती है। और वक्फ में एक बार आपकी जमीन के ऊपर क्लेम कर दिया तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताओ कि ये जमीन आपकी है, वक्फ को कुछ नहीं करना है। वक्फ ने कह दिया मेरी है तो मेरी है, अब आपकी जिम्मेदारी बन जाती है ये प्रूफ करना कि भाई साहब ये मेरी जमीन है। तो पॉइंट यहीं से निकला और ये एक तरह से देखा जाए एक अंधा अधिकार माना जाता था वक्फ बोर्ड के लिए, जिसके लिए प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कुछ नए बिल्स में कुछ प्रोविजंस लेके आई है और वो समझना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से बड़ी हलचल देश में मची हुई है। फिलहाल गवर्नमेंट ने तो कहा है कि ये हम ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने के लिए और महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, लोगों की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए लेके आए हैं, पर आपके लिए मुद्दा समझना जरूरी है। इसलिए अगला पॉइंट समझते हैं कि सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वक्फ होता क्या है, वक्फ क्या है। देखिए ये एक उर्दू शब्द है, अरबिक शब्द है और उसमें बेसिकली साफ साफ लिखा हुआ है कि वक्फ का मतलब होता है दान। वक्फ का मतलब क्या होता है? दान। पहले ऐसा माना जाता है कि मोहम्मद साहब के समय से ऐसा माना जाता है कि गरीबों के लिए लोग अपनी प्रायः संपत्तियों को दान कर देते थे ताकि उसके समाज का भला हो सके। आज उसका राजनीतिकरण होने लगा, ये बात सच है, बट हाँ वक्फ का बेसिक मतलब क्या हुआ? दान। अब ये दान 3-4 प्रकार से हो सकता था। एक, चल संपत्ति। चल संपत्ति का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे छोटी मोटी चीजें, वस्तुएं, मटेरियल थिंग्स आप जो डोनेट करते हैं। दूसरा अचल संपत्ति। अचल संपत्ति का मतलब क्या होता है? जो इमूवेबल थिंग्स होती हैं, जैसे कि लैंड, कोई भी प्रॉपर्टी, प्लॉट। और दूसरा आप किसी भी तरीके से सेवा, किसी भी सर्विस को भी आप डोनेट कर सकते हो कि भैया ये सर्विस मैं चलाऊंगा, दिस इज माय सर्विस एंड आई विल डू इट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आप देखते हो बहुत सारे एक शब्द होता है शिफा खाना, वहां पे क्या होता है बेसिकली डॉक्टर्स फ्री में गरीब पेशेंट्स का, गरीबों का इलाज करते हैं। तो ये वक्फ का मतलब होता है, लोग वक्फ के थ्रू ये प्रॉपर्टीज या अपनी सर्विसेज दिया करते थे। लेकिन कुछ कंट्रोवर्सीज देश में सामने आने लगी। क्या है वो कंट्रोवर्सीज? देखा गया कि तमिलनाडु के एक गांव में वक्फ बोर्ड ने एक ऐसी जमीन पे क्लेम ठोक दिया कि भैया ये जमीन हमारी है और उस जमीन पे 1500 सालों से पुराना एक मंदिर बना हुआ है। अब उस गांव के लोग बोले कि भाई साहब यहां तो 1500 साल से पुराना एक मंदिर बना हुआ है, तब तो आपका वक्फ बोर्ड भी नहीं था, तब किसने डोनेट किया होगा? जिसका मतलब है कि आपका क्लेम गलत है। पर वही रूल सेक्शन 40 कहता है द ओनस लाइज ऑन दी, जिसके ऊपर वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया, जिस प्रॉपर्टी पे वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया है, आप बताओ कि प्रॉपर्टी आपकी है, वक्फ बोर्ड को कोई लेना देना नहीं है। वक्फ में तो कह दिया हमारी संपत्ति है। जैसे इसने वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया, वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया और जब वहां के लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, धीरे धीरे ये बातें कोर्ट तक पहुंची। उसी समय पे उत्तर प्रदेश में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने ताजमहल आगे हाँ, ये तमिलनाडु वाला मुद्दा है कि तमिलनाडु का एक गांव है वहां पे, जहां पे सुंदरेश्वर टेंपल भी था, वहां पे वक्फ बोर्ड ने अपना क्लेम किया और उसके बाद वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो गए। उसके बाद सुन्नी वक्फ बोर्ड ने जो आगरा में ताजमहल है, ताजमहल को बोला कि एक रिलीजियस प्रॉपर्टी है, एक मस्जिद है, इसलिए ये भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? तो कोर्ट्स ने बहुत लटाड़ा वक्फ बोर्ड को, लेकिन यहां से एक नीड पैदा हुई, एक जरूरत पैदा हुई और वो जरूरत थी इस कानून में सुधार की। जो 1995 का वक्फ एक्ट था उसमें सुधार की जरूरत पड़ी और उस सुधार के तहत ही हाल ही में हमारे जो माइनॉरिटीज अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं श्री किरण रिजिजू जी, इन्होंने एक बिल पेश किया जो अभी फिलहाल ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास डिस्कशन के लिए गया हुआ है और उस बिल में उन्होंने कुछ प्रोविजंस रखे। वो प्रोविजंस क्या है दोस्तों, हम देख लेते हैं। वो प्रोविजंस कहते हैं, लगभग 40 प्रोविजंस हैं, 40 अमेंडमेंट्स की बात करिए 1995 के एक्ट में। उनमें से मेन जो है वो है कि सेक्शन 40 जो 1995 का है, जो वक्फ बोर्ड को एक
तरह से देखा जाए अनकंट्रोलेबल पावर्स देता था, उसको खत्म किया जाए। सेक्शन 40 को खत्म करने की बात है, उसको बिल्कुल एक तरह से देखा जाए नेस्ता नाबूद करने की बात है। दूसरा, डिसीजन ऑफ वक्फ ट्रिब्यूनल। पहले क्या होता था कि अगर आप लेट से वक्फ ने आपकी किसी भी जमीन के ऊपर बोला कि भाई साहब ये मेरी जमीन है, आप अपील करने के लिए, उस डिसीजन को चैलेंज करने के लिए आप वक्फ के ही एक ट्रिब्यूनल में जाते थे। ये तो वही वाली बात हो गई कि मुझसे लड़ने के लिए तुम मेरे ही ट्रिब्यूनल में अपील कर रहे हो। आप वक्फ के ट्रिब्यूनल में गए और ऐसा सेक्शन 40 में लिखा हुआ था कि वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजन को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता था, और बहुत से लोगों ने अपनी जमीनें खोई। पर हाल ही में इस प्रोविजन, जो बिल आने वाला है, इस बिल में यह कहा गया कि वक्फ ट्रिब्यूनल के डिसीजंस को भी हाई कोर्ट में, कहां पे दोस्तों, हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, ताकि एक नॉर्मल जुडिशियल प्रोसेस जो है वो इंप्लीमेंट हो सके और न्याय मिल सके, जेन्युइननेस ऑफ द केस को समझा जा सके। तीसरा, एक और चीज है कि ऐसा है, अभी तक क्या करता था वक्फ बोर्ड की, कहीं पे कोई मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद पे वक्फ बोर्ड कहता था चूंकि रिलीजियस प्रॉपर्टी है, मुस्लिम रिलीजियस प्रॉपर्टी है, तो ये हमारी हुई, हमारी संपत्ति है। हाल ही में इस बिल में यह भी प्रोविजन है कि ऐसा नहीं है। अगर उस रिलीजियस प्रॉपर्टी का ओनर या उस रिलीजियस प्रॉपर्टी की जो कम्युनिटी है, उसने ऑफिशियली अगर आपको दान दी है वो जमीन या वो मस्जिद या वो जगह, तो ही वो वक्फ बोर्ड की होगी, अदरवाइज वो वक्फ बोर्ड की नहीं होगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन, और इसके लिए इन ट्रांजैक्शंस को ऑफिशियली मॉनिटर करने के लिए, इनका रिकॉर्ड देखने के लिए जिसको सबसे ज्यादा पावर दी गई है वो है उस डिस्ट्रिक्ट का डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। हाँ, वही जिसके लिए आप लोग तैयारियां कर रहे हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें चेंज किया गया कि वक्फ बोर्ड में फीमेल मेंबर्स को भी एंट्री दी जाएगी। एटलीस्ट 2 फीमेल मेंबर्स वहां पे होनी चाहिए, ताकि एक देश में जितना पुरुषों का अधिकार है उतना ही तो फीमेल्स का अधिकार है। तो इस अधिकार को बनाए रखने के लिए, इस एक तरह से कहा जाए जेंडर डाइवर्सिटी को जस्टिफाई करने के लिए फीमेल्स को भी तवज्जो दी जानी चाहिए। और दूसरा एक और प्रोविजन है कि मुस्लिम वर्गों में भी बहुत से पिछड़े मुस्लिम वर्ग हैं, उनको भी यहां पे वक्फ बोर्ड में मेंबरशिप दी जानी चाहिए, कि वक्फ बोर्ड किसी इलीट समुदाय की बपौती, बोलते हैं उसको, बपौती नहीं है, उस पर सभी का बराबरी से हक है। एक और चीज, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हैं उनको अब ज्यादा से ज्यादा पावर दी गई है कि वो चाहें तो ऑफिशियली जितनी प्रॉपर्टीज अभी तक वक्फ बोर्ड के पास गई हैं उन प्रॉपर्टीज का सर्वे कर सकते हैं और ये डिसाइड कर सकते हैं जेन्युइनिटी कि वो वाकई वक्फ बोर्ड की जमीन थी या फिर वक्फ बोर्ड का क्लेम गलत है। तो इस क्लेम को रिव्यू करना, इस क्लेम को वेरीफाई करने का काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास आ गया है। अच्छी बात है। लेकिन यूपीएससी या सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए क्या आवश्यक है? 2 पॉइंट्स बहुत ज्यादा आवश्यक है, आपको समझना पड़ेगा, जो एग्जाम में आ सकते हैं। पहला कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल, जो केंद्रीय वक्फ परिषद है, उसके अध्यक्ष कौन होते हैं, उसके हेड कौन होते हैं? ध्यान रखिएगा, इसके अध्यक्ष होते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जो मिनिस्टर होते हैं। जैसे प्रेजेंट में किरण रिजिजू जी हैं, तो वो इसके क्या होंगे? चेयरमैन होंगे या फिर हेड होंगे। दूसरा, एक और फैक्ट है कि वक्फ लैंड को किसी को भी बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, बिकॉज ये दान की हुई भूमि है, और दान की भूमि को फर्दर बेचा या किसी के नाम पे भी ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रही बात है? तो आपके लिए 2 फैक्ट इंपॉर्टेंट है, वक्फ से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है। आप मुझे एक कमेंट्स में आंसर बताइए कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज क्या होती है। ठीक है, आपने पॉलिटी पढ़ी होगी, उसमें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटीज का क्या प्रावधान है उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।